गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिलीप विश्वकर्मा, प्रवक्ता शिवम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज सीतापुर। आज आप सभी लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें एक टॉपिक है कि विद्यालय प्रबंध का क्षेत्र क्या होता है। उसके बारे में आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि विद्यालय प्रबंध का क्षेत्र क्या होता है। इसके पहले हम सभी लोगों ने विद्यालय प्रबंध का अर्थ और उसकी आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में पढ़ा था, और आज जो है विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे उसमें एक विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र में मेन भूमिका जो है, समझिए आप प्रबंधन की होती है कि प्रबंधन क्या है। तो प्रबंधन किसी न किसी रूप में मानव जीवन में समाहित रहा है। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे मनुष्य उनकी पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास करता रहा। इन्हीं सामूहिक प्रयासों ने सहभागिता की प्रवृत्ति का विकास किया। जैसे विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में मेन जो भी विद्यालय का समस्त कार्य प्रधानाध्यापक के अधीन होता है। प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को विद्यालय का केंद्र बिंदु माना जाता है। यदि विद्यालय का केंद्र ही दोषपूर्ण हो तो विद्यालय का प्रबंधन ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता। विद्यालय के समस्त विकास का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के व्यक्तित्व तथा उनके गुणों पर निर्भर करता है। अगर एक अच्छे प्रधानाचार्य को प्रबंधन के क्षेत्र में विकास करना पड़ता है तथा प्रत्येक कार्य को सूचीबद्ध करना पड़ता है। प्रबंधन के क्षेत्र को विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार प्रबंधन का वर्गीकरण किया है। यानी अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने विद्यालय प्रबंध का वर्गीकरण किया है। जैसे आप देखेंगे हेनरी ने बताया कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। इसी तरह टेलर ने भी अपने शब्दों में बताया है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के अनुसार सिद्धांत हमारे साधारण से साधारण व्यक्तिगत कार्यों को लेकर हमारे विशाल नियमों के कार्यों तक लागू होते हैं। तो इसी तरह ग्रेग ने भी बताया, ग्रेग ने प्रबंधन को 7 भागों में बांटा। ग्रेग ने प्रबंधन को 7 भागों में बांटा। कौन कौन से? जैसे पहला है विद्यालय का संगठन करना, यानी विद्यालय को संगठित करना। दूसरा विद्यालय की योजना बनाना, यानी विद्यालय की प्लानिंग करना, कैसे क्या प्लान है मेरा। फिर विद्यालय को संचारित करना। अगला है प्रभावित करना, समन्वय करना, विद्यालय के कार्यों के संबंध में निर्णय लेना, और आखिरी विद्यालय के कार्यों का मूल्यांकन करना। ये 7 भागों में ग्रेग ने बांटा है। तो विद्यालय प्रबंधन यानी शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई विद्यालय तथा विद्यालय प्रबंधन की मूल इकाई कक्षा होती है। कक्षा में देश के भाग्य का निर्माण होता है। शिक्षा द्वारा भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के अतिरिक्त भविष्य के विकास का प्रयास किया जाता है। जीवन की तैयारी शिक्षा पर की जाती है। जैसे भारत में एक प्रजातांत्रिक देश है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें शिक्षा का महत्व या प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा गुणों का विकास किया जाए। इसी पर सफलता का आकलन किया जाता है। अब आपको विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के बारे में बता ही रहा हूँ। यानी विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र कैसा होना चाहिए। जैसे विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र का अर्थ कि शिक्षा प्रबंधन का विस्तार तथा कार्य क्षेत्र जहाँ शिक्षण अधिगम का संपादन किया जाता है। आधुनिक समय में विद्यालय प्रबंध के कार्य क्षेत्र का विस्तार अधिक व्यापक हो गया है। आज की डेट में जो विद्यालय प्रबंध का कार्य क्षेत्र विस्तार अधिक हो गया है। शिक्षा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली प्रत्येक क्रिया शिक्षा प्रबंधन का अंग होता है।
इस प्रकार प्रत्येक शिक्षा का संचालन विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उपकरणों, पुस्तकों, मानव शक्ति तथा आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना शिक्षा प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। ती हो गया विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र। अब इसी में कुछ चीजें दिए हैं, जैसे शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र या विस्तार से अगर इसकी विवेचना की जाए तो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का अध्ययन 4 घटकों में बांटा जा सकता है। ये घटक ये हैं। 4 घटक में जो बांटा गया वो चारों घटक कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका है शिक्षा के विकास का लक्ष्य। पहला घटक आपका है शिक्षा के विकास का लक्ष्य। दूसरा नियोजन के कार्यक्रम यानी प्लानिंग के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। और अगला है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। यानी विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के जो घटक हैं चारों में पहला है शिक्षा के विकास का लक्ष्य। यानी शिक्षा प्रबंधन एक सार्थक या उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। समाज शिक्षा प्रबंधन के लिए मानवीय तथा अन्य स्रोतों की सुविधाएं प्रदान करता है, परंतु समाज की कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं जिसे विकास का लक्ष्य कहते हैं। समाज एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, इसलिए उसकी अपेक्षाएं भी बदलती रहती हैं। वो समाज हमेशा उसके अंदर कोई न कोई जो है विकास के लिए या लक्ष्य को परिवर्तनशील रहते हैं, जिसको विद्यालय प्रबंधन द्वारा इन अपेक्षाओं की पूर्ति करनी होती है। इस प्रकार शिक्षा प्रबंधन की प्रणाली में सतत नियोजन व्यवस्था तथा आकलन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिससे शिक्षा को समुचित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। दूसरा आपका है नियोजन के कार्यक्रम यानी नियोजन प्लानिंग। नियोजन का अर्थ होता है कार्यों के संपादन का प्रारूप विकसित करना यानी प्लान बनाना। विद्यालय के आरंभ करने से पूर्व संपूर्ण कार्यों की रूपरेखा बनाना है, यानी कैसे हमको कार्य करना है, जिसे नियोजित कहते हैं यानी प्लानिंग। जिसमें निर्णय लेने होते हैं कि विद्यालय के कौन कौन से पाठ्यक्रमों को आरंभ किया जाए और विद्यालय प्रबंधन यानी और उनके आवश्यकताओं के लिए कौन से उपकरण, पुस्तकें, शिक्षकों या अन्य स्रोतों के लिए आर्थिक साधन उपलब्ध कराने होंगे। इसके अतिरिक्त नियोजन द्वारा अन्य विकल्पों का भी आकलन करना होता है। नियोजन में उत्तम विकल्प का चयन अपने संसाधनों के अनुरूप करना होता है। इसके बाद ही प्रबंधन का कार्य प्रारंभ किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का प्रतिपादन प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। यानी नियोजन के कार्यक्रम दूसरा हो गया, 4 बताए गए थे घटक। तीसरा घटक हमारा है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। यानी विद्यालय प्रबंधन के जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में 4 घटक बताए गए थे। उस चारों घटक में 2 आप लोगों ने पढ़ लिया। तीसरा है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। यानी शिक्षा व्यवस्था एक मुख्य समस्या रही है, यानी जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक मुख्य समस्या रही है। तो शिक्षा तंत्र का संचालन तथा नियंत्रण करना एक अहम समस्या इसलिए भी है कि इस पर राजनीतिक दबाव तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक होने लगा है। यानी शिक्षा व्यवस्था पर राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक होने के कारण मुख्य समस्या बनी रही है। विद्यालय व्यवस्था का अर्थ होता है कि नियोजन के अंतर्गत जिस प्रारूप को विकसित किया जाता है उसका वास्तविक रूप से क्रियान्वयन किया जाए, परंतु व्यवस्था स्तर पर इसका प्रारूप बिल्कुल बदल जाता है। विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है क्योंकि उसे समय के अनुरूप बदलना चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख दी जानी चाहिए। यानी जो भी कार्यक्रम की व्यवस्था आप करें वो भविष्य में ध्यान में रखकर उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स भी लाने चाहिए और उसकी शिक्षा
शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आधुनिक तकनीकी अधिनियमों को ध्यान में भी रखना चाहिए, कार्यों के संपादन में समन्वय भी हो, विद्यालय व्यवस्था को एक इकाई के रूप में क्रियाशील हो, जिससे जो भी भविष्य की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जा सके। ये कार्यक्रमों की व्यवस्था में बताया गया है। आखिरी घटक है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, यानी जो प्रबंधन है उनके कार्यों का आकलन कैसे किया जाए उसके बारे में बताया गया। जैसे पहले जो है उनके कार्यों का आकलन कैसे किया जाए, विद्यालय प्रबंध की प्रभावशीलता का आकलन उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाना चाहिए, यानी उनके उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाना चाहिए। विद्यालय का आकलन छात्रों की उपलब्धियों तक ही सीमित न रखा जाए, यानी जो भी विद्यालय जो है की उपलब्धि है, आकलन है, वो केवल छात्रों तक सीमित न रहे, उसको और आगे बढ़ाया जाए। साथ में विद्यालय का स्तर छात्रों की उपलब्धियों परीक्षा परिणामों से निर्धारित होता है। जो विद्यालय का स्तर है वो छात्रों की उपलब्धियों यानी उसके परीक्षा परिणाम से ही निर्धारित करता है कि हमारा क्या रिजल्ट आया, यहाँ के बच्चे टॉप 10 में है कि नहीं, पढ़ने में अच्छे हैं कि नहीं, उसी से निर्धारित होता है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत जिन छात्रों का नियोजन किया गया है उन सभी का आकलन करने पर ही प्रबंधन में समुचित विकास तथा सुधार किया जा सकता है, यानी उन सभी का आकलन करने के बाद ही प्रबंधन में समुचित विकास तथा सुधार किया जा सकता है। विद्यालय प्रबंधन के आकलन के लिए समितियों का गठन भी किया जाना चाहिए, यानी जो भी विद्यालय प्रबंध है उसके आकलन अगर करना है कि क्या प्रोग्रेस है तो उसके लिए एक समिति का गठन भी करना चाहिए। उस समितियों के प्रमुख क्या क्या होने चाहिए, जैसे उस समिति में आपका शिक्षक परिषद, छात्र परिषद हो और शिक्षक समितियां हों, विशिष्ट समितियां हों, सामाजिक सेवा समितियां, यानी जो सेवा देने वाली हों, तो इनके द्वारा अगर आप कार्य लेंगे तो उससे जो है आपके यहाँ और जैसे व्यवहारिक मापदंड, तो विद्यालय प्रबंध के जो भी कार्य क्षेत्र थे उसके बारे में आज आप लोगों को बता दिया हूँ। अगला वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पर दिया जाएगा। थैंक यू।